हे गाइस, वेलकम टू सिविल वॉर रूम। मेरा नाम है हेमंत कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी कुछ एक और वैल्यूज के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बुक वैल्यू तक डिस्कस कर लिया था कि हमारी बुक वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, सेलवेज वैल्यू क्या है, सेलेबल वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है। इन सारी बातों के ऊपर डिस्कस कर लिया था। सिंकिंग फंड को देख लिया था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू को भी देख लिया था। अब बारी है भाई देखने की कि इससे आगे की जो हमारी चीजें होती हैं वो हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो नेक्स्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, 8th नंबर पर आती है आपकी ग्रॉस इनकम। ठीक है, 8th नंबर पर आपकी आ जाती है ग्रॉस इनकम। अगर हम बात करना चाहें ग्रॉस इनकम की कि जो ग्रॉस इनकम है वो क्या चीज होती है, ओके, तो ये आपका क्या होता है, टोटल इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी। टोटल इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी विदाउट विदाउट डिडक्टिंग आउटगोइंग्स। मतलब क्या है इसका समझ लेते हैं। देखिए, टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी विदाउट डिडक्टिंग आउटगोइंग। किसी भी प्रॉपर्टी से जो हमें इनकम हो रही है, किसी भी प्रॉपर्टी से हमें जो इनकम हो रही है विदाउट डिडक्टिंग आउटगोइंग्स, बिना खर्चों को हटाए, बिना किसी टाइप के खर्चे को हटाए, तो वो हमारी क्या कहलाती है, ग्रॉस इनकम। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बात करना चाहूं, आपका कोई मकान है, आपने मकान के अंदर 10 रूम है, ओके, 10 रूम है आपके मकान के अंदर, आपने पूरे मकान को क्या कर रखा है, किराए पर चढ़ा रखा है। 10 रूम से मान लो आपको किराया आ रहा है 30,000 रुपए का। तो जो 30,000 रुपए है ना, वो क्या है, आपकी ग्रॉस इनकम है। ओके, ये 30,000 रुपए आपकी क्या हो गई, ग्रॉस इनकम। मतलब आपने किसी तरह कोई खर्चा यहां से नहीं हटाया। जबकि नेट इनकम क्या होती है, ग्रॉस इनकम और नेट इनकम, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये क्या होती है, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग आउटगोइंग्स। आफ्टर डिडक्टिंग आउटगोइंग्स, ठीक है। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी में से जो हमारी आउटगोइंग्स हैं, जो हमारे खर्चे हैं, अगर उन्हें हटा करके हम एक इनकम की बात करें तो वो हमारी हो जाती है नेट इनकम। जैसे मैंने आपको भी क्या एग्जांपल दिया था कि आपके एक रूम आपका मकान है, उसे आपने पूरे को, उसके रूम जो है वो किराए पर दे रखे हैं, पूरा मकान किराए पर है। आपके महीने का 30,000 रुपए का किराया आता है, लेकिन आपके क्या है कि भाई जो लाइट का बिल है, पानी का बिल है, वो सब कुछ आपको देना पड़ता है। तो इसे 30,000 रुपए में से हमें कुछ अमाउंट देना होगा ना। इसे 30,000 रुपए में से कितना देना पड़ेगा, मान लो आपके लाइट और बिजली का खर्चा जो है महीने का वो 5,000 रुपए का आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो 25,000 रुपए है ना, वो आपका नेट इनकम होगा और 30,000 रुपए आपका क्या होगा, ग्रॉस इनकम। मतलब समझिए, ये तो क्या है, विदाउट डिडक्टिंग आउटगोइंग्स, बिना खर्चों को हटाए जो इनकम हो वो हमारी होती है ग्रॉस इनकम। और खर्चों को हटाने के बाद में जो हमारा खर्चा हुआ, जो हमारे खर्चे हुए अलग अलग तरह के, उनको हटाने के बाद में जो इनकम होती है वो होती है हमारी कौन सी, नेट इनकम। अब ये बात भी भाई कि ये आउटगोइंग्स जो है ये किस किस चीज के लिए हमें रखनी पड़ती हैं। ये आउटगोइंग्स जो है वो हमारी कौन कौन सी तरह की हो सकती हैं। तो आउटगोइंग्स को भी देख लेते हैं कि आउटगोइंग्स क्या चीज होती हैं। आउटगोइंग्स, ठीक है। आउटगोइंग्स देखो भाई, बड़ी आसान सी चीज है कि जैसे किसी भी प्रॉपर्टी पर हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे एक्सपेंसेस लाइक टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स हो गया। एक आपका मैनेजमेंट के ऊपर जो खर्चा होता है वो हो गया, ठीक है। मैनेजमेंट के बाद अगर हम बात करना चाहें, जैसे रिपेयर का खर्चा हो गया, ठीक है, रिपेयर का खर्चा हो गया। एक इसके अलावा एक और चीज होती है आपकी लॉस ऑन रेंट। इन सारी बातों को भी समझने वाले हैं कि भाई कौन सी चीज हमारी क्या हो जाती है। लॉस ऑफ रेंट जो है ये बड़ी अच्छी चीज है, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो इंश्योरेंस हो गया आपका, सिंकिंग फंड वगैरह हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। इंश्योरेंस है, सिंकिंग फंड है, ठीक है। और जो गार्ड वगैरह इनके ऊपर जो खर्चा होता है, जैसे एक हो गया लाइटिंग इन कॉमन एरियाज, ये भी लिख सकते हो आप, लाइटिंग इन कॉमन एरिया। और इसके अलावा जो है आपके वॉचमैन वगैरह, ठीक है, लिफ्टमैन हो गया। तो ऐसे आपके बहुत सारे अलग अलग तरह के खर्चे हो सकते हैं। अब बात समझते हैं, देखो भाई आपके बिल्डिंग पर जो आप खर्चा कर रहे हो किस चीज में, सबसे पहला तो टैक्स में, कि आपको बिल्डिंग का टैक्स एक म्युनिसिपैलिटी को देना होता है, वो आप दोगे। तो वो कहां से जाएगा, आपका इस ग्रॉस इनकम से ही तो जाएगा, क्योंकि आपने आपकी जो प्रॉपर्टी बनाई है, जो आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया है, जो बिल्डिंग बनाया है, ठीक है, तो ये तो टैक्स लेंगे, ये तो बिना टैक्स के मानेंगे नहीं, तो टैक्स के अंदर चला जाता है।
दूसरा मैनेजमेंट पर चला जाता है, जैसे मान लो आपने मान लो 2-4 आदमी रख रखे हैं तो उनको भी आपको कुछ पैसा वैसा देना पड़ता है, वो आपको ज्यादा मैनेजमेंट में। तीसरी बात आ जाती है आपकी रिपेयर की, कि भाई मान लो जैसे कि कहीं से कुछ पेंट वगैरह हट गया दीवारों से, तो वो पेंट भी आपको करवाना पड़ेगा। थोड़ा ना जो किराएदार रह रहे हैं वो पेंट करवाएंगे, पेंट तो आपको ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे जो काम होते हैं छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम, वो इसके अंदर आते हैं। और रिपेयर के ऊपर आपका सालाना जो खर्चा है वो आपका माना जाता है एक अप्रोक्स 1.5%। सालाना कितना खर्चा माना जाता है आपका? 1.5%। इसके बाद आ जाता है लॉस ऑन रेंट। लॉस ऑन रेंट का मतलब है आपके 10 रूम है मकान के अंदर, ठीक है, 30,000 रुपया आपका किराया आता है, लेकिन क्या हुआ, एक किराएदार आपका खाली करके भाग गया। ठीक है, एक किराएदार आपका खाली करके मकान को भाग जाता है, तो क्या उसके जो 3,000 रुपए हैं वो आपका नुकसान हुआ या नहीं हुआ? नुकसान हुआ ना आपको 3,000 रुपए का, क्योंकि वो रूम तो आपका खाली रह गया, वो किसी काम में भी नहीं आ रहा आपके। तो भाई ये होता है लॉस ऑन रेंट, कि जो आपका किराया आ रहा था उसमें घाटा। ठीक है, या फिर जो मान लो कोई रूम लेकर के रह रहा है आपके मकान में और वो पूरे महीने भर आराम से रहा और लास्ट में अपना सामान ले लाके भाग गया, फरार हो लिया। ओके, तो ये भी इसी के अंदर आ जाता है आपका लॉस ऑन रेंट के अंदर। इसके बाद मान लो अगर आपने अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा रखा है, बीमा करवा रखा है, ठीक है, तो इसमें भी चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो लोन वगैरह की किस्तें होती हैं उनमें भी कुछ चला जाता है पैसा। इसके बाद में सिंकिंग फंड में चला जाता है। प्लस लाइटिंग इन कॉमन एरियाज, जैसे आपने अपने मकान के बाहर लाइट वगैरह लगा रखी है तो उसका किराया कौन देगा? उसका बिल कौन देगा? किराएदार थोड़ा ना देंगे, देना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि मकान तो आपका ही है। सीढ़ियों पे जो लाइट लगाओगे, इसके अलावा जो कॉमन एरिया में जैसे हॉल में कोई लाइट आपने लगा रखी है तो उसका भी बिल आपको ही पे करना होता है। प्लस अगर मान लो आपने कोई वॉचमैन वगैरह वहां पर रख रखा है तो वॉचमैन को भी पैसे आपको ही देने पड़ेंगे। प्लस जो लिफ्टमैन हो गया, लिफ्टमैन वाला जो लिफ्ट वगैरह अगर आपकी बिल्डिंग में लग रही है तो एक लिफ्टमैन रहता है बिल्डिंग में। तो ऐसे बहुत सारी आउटगोइंग्स होती हैं किसी भी बिल्डिंग के लिए, तो वो सारी आउटगोइंग्स को मिलाकर के खर्चा एक हमारा आ ही जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है भाई कुछ क्लियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट एक चीज और देख लेते हैं हम कि ऑब्सोलेंस क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्सोलेंसेस हमारे क्या होते हैं, तो ये बात भी नोट कर लीजिएगा कि ऑब्सोलेंसेस क्या है। देखिए ऑब्सोलेंस आपके कुछ भी नहीं है, क्या है? लॉस इन वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड टेक्निक, कि किसी भी बिल्डिंग के वैल्यू में जो लॉस होता हो, किसी भी लॉस इन वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू में जो लॉस हो रहा हो, किस रीजन से? स्ट्रक्चरल डिजाइन और टेक्निक की वजह से, टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्शन, टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन दोनों की वजह से जो लॉस हो रहा हो आपका, वो होता है आपका ऑब्सोलेंस है। जैसे एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं तो आपके पास क्या है, एक अच्छी सी बिल्डिंग है, ठीक है, वो आज की डेट में अच्छी है, लेकिन मान लो 10 साल के बाद में जरूर थोड़ा ना कि वो अच्छी रहे। क्या पता आपके पास में ही कोई अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनने लग जाए। जैसे अगर आप आज से 10 साल पहले जो मकान बने थे उनका डिजाइन देखोगे और आज के जो मकान बन रहे हैं उनका डिजाइन देखोगे, तो आपको पता चलेगा भाई कि जो आज के जमाने के मकान है उनका डिजाइन थोड़ा सा आकर्षक होता है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल डिजाइन है और कंस्ट्रक्शन टेक्निक है जो टाइम टू टाइम आपकी चेंज होती रहती हैं। तो इनकी वजह से जो वैल्यू में लॉस होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑब्सोलेंसेस कहलाते हैं। अगर ऑब्सोलेंस के बाद हम बात करना चाहें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में, कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी, तो इनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बाकी ये चीजें जो है वो आपकी थ्योरेटिकल चीजें हैं, इनमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। 11 ही है ना, 2 नंबर डालना हो वो डाल लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। और फिर देख लेते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और इसके बारे में भाई मैं कुछ लिखूंगा नहीं। और नेक्स्ट आता है हमारा लीज होल्ड प्रॉपर्टी। आप नोट्स के अंदर इनको पढ़ सकते हो,
ठीक है, नोट्स के अंदर आपको ये डिटेल में लिखा हुआ पूरा मिल जाएगा, मैं यहाँ पर जस्ट आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भाई मैं लिखूंगा नहीं पूरी डेफिनेशन, क्योंकि आपका भी फिर टाइम खराब होगा और ज्यादा आपको वेट करना पड़ेगा और टाइम ज्यादा देना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी खुद की पर्सनल हो, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी खुद की पर्सनल हो। जैसे मान लो आपके पास एक मकान है, एक खेत मान लो, ये मान लिया आपके पास एक खेत है और ये खेत मान लिया आपके खुद के नाम है, तो आप क्या कर सकते हो, उस खेत को बेच भी सकते हो, चाहो तो यहां पे अनाज उगा सकते हो, चाहो तो यहां पर कंस्ट्रक्शन काम कर सकते हो। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसका ओनर अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता हो, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका मालिक अपनी इच्छा से उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सके, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड मतलब मैंने फ्री तरीके से होल्ड कर रखी है, मैंने उसको फ्री तरीके से पकड़ रखा है, मैं चाहूं जो कर सकता हूं अपनी प्रॉपर्टी के साथ में। मैं चाहूं तो मैं जुआ सट्टा खेल के इस प्रॉपर्टी को बेच सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जिसका ओनर अपनी इच्छा से कुछ भी काम कर सकता हो अपनी प्रॉपर्टी पे। लेकिन लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, इस वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है ना कि जैसे आपका खेत है, ये एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप उसको बेच दो, दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इसको 50 साल तक लीज पर दे दो, 50 साल तक किराए पर दे दो किसी को। ठीक है, तो मालिक कौन बन गया आपके बार, ये जो लीज होल्डर है वो। वट डिफरेंस क्या है कि 50 साल के बाद में ये प्रॉपर्टी आपकी ही हो जानी है। आपने सिर्फ उसको 50 साल तक लीज पर दी है, 50 साल काम करने के लिए दी हुई है। और जो लीज पीरियड होता है, ये बात भी लिख लीजिएगा, लीज पीरियड जो है वो आपका होता है 9 से लेकर के 99 ईयर्स तक का, कि 9 से लेकर के और 99 साल तक आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को भी लीज पर दे सकते हो। तो ये होता है भाई लीज होल्ड प्रॉपर्टी, जिसे किसी ने लीज पर ले रखा हो, मतलब एक तरीके से किराए पर ले रखा हो, जो आपको एक ईयरली पेमेंट करता हो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर रहने का, या फिर कुछ भी उसने जो कंस्ट्रक्शन कर रखा है इस चीज का। बट फ्री होल्ड का मतलब होता है जो उसका फ्री तरीके से मालिक हो, जो एक्चुअल में मालिक हो। ओके, तो ये डिफरेंस है इनके बीच का। अब इसके बाद में एक बात और देख लेते हैं, एक नया वर्ड आता है आपका ईजमेंट। ओके, अब ये ईजमेंट क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। इस बात को भैया आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये दोनों आपको नोट्स के अंदर ढंग से मिल जाएंगी देखने को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ईजमेंट के बारे में। अगर मैं ईजमेंट की बात करूं तो ये क्या होता है, व्हेन ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज enjoying over property of another person for following purpose। ठीक है, अब वो पर्पस भी एक बार मैं नीचे लिख देता हूं, फिर आपको ढंग से बात ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे सबसे पहला होता है हमारा फैसिलिटी ऑफ लाइट एयर। ठीक है, इसके अलावा सेकंड लिख लो कि वाटर पाइपलाइन या फिर सीवर पाइपलाइन या फिर सीवर लाइन लिख लो। ओके, या फिर मोबाइल टावर लिख लो, एक सबसे अच्छा एग्जांपल ये भी है, मोबाइल टावर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी और भी चीजें आपको नोट्स के अंदर देख सकते हो कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब देखिए ईजमेंट मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है इसकी, व्हेन अ पर्सन इज एंजॉइंग ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन फॉर फॉलोइंग पर्पस, कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी के ऊपर मजे ले रहा है, मजे लेने का मतलब ये नहीं वहां उछल कूद कर रहा है, मतलब एक पर्सन या फिर कोई एक कंपनी। ठीक है, पर्सन का मतलब यहां पर इंसान से नहीं है, पर्सन का मतलब है कि ये कोई भी चीज, जैसे मान लो गवर्नमेंट हो सकती है, कोई पर्सनल आदमी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर अपना काम कर रहा है या फिर दूसरे की प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, उसके ऊपर अपना काम कर रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आपका क्या कहा जाता है, इस चीज को ईजमेंट। अब वो पर्पस कौन कौन सा हो सकता है एंजॉय करने का, वो आपका हो सकता है
फैसिलिटी ऑफ लाइट या फिर एयर। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, ये जो लाइट के पोल गड़े हुए रहते हैं, अगर मान लो लाइट का पोल है तो आप उसको सीधे तो गड़ने नहीं दोगे। मान लो बीच में आपका खेत आ रहा है इस तरह से करके, ठीक है, आपका खेत यहाँ बीच में है और एक पोल आपके खेत में भी गड़ना है, तो आप क्या कहोगे, मैं क्यों गड़ने दूं, मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, मैं क्यों इस पोल को अपने खेत में लगने दूं, लाइट के पोल को। तो भाई गवर्नमेंट फिर उससे क्या कहेगी, या फिर जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है वो क्या कहेगा, बताओ फिर क्या चाहिए, तो वो क्या कहेगा, पैसा दे दो और मजे ले लो। तो इसको भाई कुछ फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है और फिर ये अपने खेत के अंदर इस पोल को गार्ड लेने देता है। तो इस तरह से जो काम होते हैं वो होते हैं हमारे ईजमेंट। या फिर दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे वाटर पाइपलाइन, मान लो आपके घर के बिल्कुल जस्ट आगे जो है वो जमीन आपकी ही है और उस जमीन में होकर के गवर्नमेंट अपनी पाइपलाइन निकालना चाह रही है, तो आप चाहो तो उस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को रोक भी सकते हो। कैसे कि आप मना कर दोगे कि भाई नहीं, मुझे तो यहाँ होकर के अलाउ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट फिर क्या काम में लेती है, जो हथियार है वो होता है आपका ईजमेंट, मतलब आपको कुछ पैसे दे करके और फिर आपकी प्रॉपर्टी में को वो यूज में लेते रहते हैं। तो इन चीजों को कहा जाता है ईजमेंट, मतलब जिसमें आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करते, वहां पर आपकी प्रॉपर्टी को जस्ट थोड़ा सा यूज किया जाता है। सेम यही केस हमारा सीवर लाइन में भी होता है और मोबाइल टावर में भी होता है कि आपके घर की छत के ऊपर अगर मान लो मोबाइल टावर कंपनी लगाती है तो उसको आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं और कंपनी आपको पैसे देती है, तभी आप मोबाइल टावर अपने घर की छत पर लगाने देते हो। तो ये कुछ एक चीज आपकी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में एक नेक्स्ट और देख लेते हैं भाई, टाइप ऑफ वर्क, ठीक है, टाइप ऑफ वर्क। देखिए टाइप ऑफ वर्क की अगर हम लोग बात करें, ये भी छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के बीच में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ वर्क, तो आपके तीन तरह के भाई वर्क होते हैं। एक होता है आपका पैटी वर्क, जिसमें अमाउंट कितना होता है आपका, लेस देन 20,000 रुपीज। अगर 20,000 रुपए से कम का आपका कोई वर्क है, कोई प्रोजेक्ट है, तो उसे प्रोजेक्ट को कहा जाता है पैटी वर्क या फिर पैटी प्रोजेक्ट, ओके। इसके अलावा आता है सेकंड आपका माइनर वर्क। माइनर वर्क में आपका अमाउंट कितना हो सकता है, ये हो सकता है आपका 20,000 रुपए से लेकर के और 1 लाख रुपए तक का। 20,000 से लेकर के और 1 लाख रुपए तक के जो आपके काम होते हैं, जो आपके वर्क होते हैं, ठीक है, वो आपके आते हैं कौन सी कैटेगरी में, माइनर वर्क की कैटेगरी में। और इसके बाद आ जाता है हमारा मेजर वर्क। तो मेजर वर्क की कैटेगरी में हमारे कौन कौन से काम आते हैं, जिनका अमाउंट कितना हो, 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो, वो हमारे कहलाते हैं मेजर वर्क, ठीक है। तो ये भी था एक। अब देखिए हमने बहुत सारी चीजों को यहां पर बीच में हमारा, सॉरी एक बात बोलना चाहता हूं मैं कि आपका जो सिलेबस है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है। ये सिलेबस जो है वो आपका आंशिक रूप से आप कंप्लीट मान सकते हो। पूरे तरीके से कंप्लीट कब होगा, मैंने बहुत सारी चीजें बीच में छोड़ी हैं, आप लोगों को शायद पता ना हो, मुझे जरूर पता है कि मैंने बहुत सारी चीजों को बीच में छोड़ा है, और वो इसीलिए छोड़ा है कि मैं उनको वक्त आने पर करवा सकूं। और वक्त कब आने वाला है, जब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तब मैं उस चीज को बताऊंगा, हाँ ये इस तरह से करके होता है और ये चीज होती है। तो इसीलिए आप लोग वेट करिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे स्टार्ट होने का। क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, और इतना मेरा गारंटी है कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाले हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस है, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस से क्लियर होने वाले हैं। आपने अभी तक एस्टिमेशन में जो पढ़ा है और जो देखा है, चाहे आपको वो याद रहे या ना रहे, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना आ गया ढंग से, उन क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर पता है, तो इतनी मेरी गारंटी है कि आप 10 में से 8 या 9 सवाल को सही करके आओगे अपने एग्जाम के अंदर, ओके। और जो थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे वो 10 के 10 क्वेश्चंस को सही करके आ जाएंगे, ठीक है। तो वेट करिएगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग 2 से 3 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। आपको वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और हम लोग जो है वो 150 से 200 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। उन 150 से 200 क्वेश्चंस में आपका पूरा कंप्लीट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कवर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग टाइप के आपको करवाने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही टाइप के आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए डेटा चेंज करके, ऐसा नहीं करने वाले हैं भाई। हम लोगों को कंसेप्ट अपना क्लियर करना है क्वेश्चंस के थ्रू, और अपनी गलतियों को देखना है कि हमसे गलतियां कहां पर होने के चांसेस होते हैं। तो वो क्वेश्चन सॉल्यूशन का एक हमारा, आप उसे एक फॉर्मेट मान सकते हो,
मिलते हैं भाई उस फॉर्मेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, थैंक यू।